Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update, and do not forget to like and share the videos. So, in this video lesson, we are going to cover the topic transport mechanisms that include diffusion, osmosis, active transport via ion channels, and receptor mediated endocytosis. For your ease, I have divided the topic in a series of 3 video lessons, and the other 2 videos will be uploaded soon. For now, this video lesson will cover the diffusion and osmosis. So, let's begin. नाउ एज वी नो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और उसके साथ एसोसिएटेड होंगे कुछ प्रोटीन्स जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल की, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है खुद में से पास होने के लिए और कुछ को ये नहीं अलाउ करती है। तो इसी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर का काम करती है दैट ब्लॉक्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो इसीलिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसमें से फ्रीली पास करके सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं, वाइल कुछ ऐसे होंगे जिन्हें किसी ना किसी प्रोटीन की, दैट इज़ कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर देयर पैसेज इनटू और आउट ऑफ द सेल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे कि गैसेस हैं या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक बेंजीन, या स्मॉलर पोलर लेकिन जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि वाटर और इथेनॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से फ्रीली पास होकर अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक जैसे ग्लूकोज है या कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है या कोई आयंस हैं या अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसमें से फ्रीली पास होकर अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं, उन्हें फिर अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बेसिस पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ के लिए परमिएबल है या उसकी जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है, उसी की बेसिस के ऊपर वी आर हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, जैसे कि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, या कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं या लिगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। यहाँ हम सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद डिफ्यूजन। नाउ जो डिफ्यूजन है ये सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो अब डिफ्यूजन जो है ये भी 2 तरह की होती है, वन इज़ द पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, वाइल द सेकेंड वन इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। पहले हम डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन down the concentration gradient. So here the three things are very important, that the molecules they move from a region of higher concentration, ऐसा रीजन जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन या उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, एंड दे मूव टू द रीजन जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है या वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। तो दैट मीन्स दे मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली। जहाँ पर वो हाई है वहाँ से लो की तरफ मूव करेंगे। इक्विलिब्रियम की स्टेट में आने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो डिफ्यूजन है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है और मॉलिक्यूल्स की ऑटोमेटिक मूवमेंट है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, so it's a very important process that occurs in all the cells in all the living beings. इसकी वजह से जो substances हैं वो freely they can move in and out of the cells, लेकिन वही
substances which are able to undergo diffusion, मतलब their size matters here. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तब तक जब तक उनकी कंसंट्रेशन दोनों रीजन्स में बराबर नहीं हो जाती है, दैट इज टिल द टाइम दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, जब तक वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये मूवमेंट चलता रहता है, एंड द टाइम व्हेन दे रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इट देन स्टॉप्स। लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज करते हैं क्योंकि दे आर हैविंग द एबिलिटी टू मूव रैंडमली। फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक दिस एज एन एग्जांपल हेयर, वी आर हैविंग अ ट्रफ ऑफ वाटर और उसके अंदर हमने एक कॉर्नर पे वी जस्ट ड्रॉप्ड द डाई मॉलिक्यूल्स, कोई भी डाई लेकर और हमने ड्रॉपर से उसको एक कॉर्नर में रिलीज किया। व्हाट वी विल नोटिस आफ्टर सम टाइम इज कि जो डाई हमने एक कॉर्नर पे रिलीज की थी, आफ्टर सम टाइम वो पूरे के पूरे वाटर ट्रफ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। दैट इज वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर वो इक्विलिब्रियम में है, दैट इज द डाई मॉलिक्यूल्स आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एट ऑल रीजन्स इन द वाटर ट्रफ। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब हमने उसको ड्रॉप एक कॉर्नर पे किया था, उस रीजन पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई थी, फिर वो रैंडमली उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करने शुरू किए फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन्स वेयर इट वाज एब्सेंट और वेयर इट वाज इन लो कंसंट्रेशन, एंड फिर उसके बाद एक स्टेट आई इक्विलिब्रियम की जब ये मूवमेंट रुक गया क्योंकि उस टाइम पर पूरे जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, and this is done by diffusion. That is, the dye molecules they diffused from the region where we dropped it to the region where it was absent or where we didn't drop it. Now, as I told you that diffusion is of two types, one is the simple diffusion and the other one is the facilitated diffusion. तो जो simple diffusion है इसे हम passive diffusion भी कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस अपने आप मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या किसी भी सोल्यूशन के अंदर, और उसे किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इट इज़ द सिंपलेस्ट वे अ थिंग कैन डिफ्यूज, सिंपल डिफ्यूजन और द पैसिव डिफ्यूजन। और ये बिल्कुल ही नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो अपने आप फॉस्फोलिपिड बायरियर को क्रॉस करके जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो सिंपल डिफ्यूजन करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दे कैन बी एनी मॉलिक्यूल विच इज़ एबल टू डिजॉल्व इन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन और द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, देन इट इज़ एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कि सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, ओनली दे आर एबल टू डिफ्यूज अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बायलेयर एट देयर ओन। जैसे कि गैसेस हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट डायग्राम हेयर कौन कौन से हैं जो अपने आप डिफ्यूज करके जा सकते हैं। दे आर द गैसेस, दे आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और दे आर द स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स। द पोलर मॉलिक्यूल्स दे शुड नॉट बी चार्ज्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल डिफ्यूजन। द अदर वन इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है एंड वी कॉल देम कैरियर प्रोटीन्स और द कैरियर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं या जो कैरियर प्रोटीन है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब मूवमेंट यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो चार्ज्ड होंगे या फिर जिनका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि इस डायग्राम में है, जैसे कि लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस, अमीनो एसिड्स हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें किसी ना किसी प्रोटीन की या किसी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है टू डिफ्यूज टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, है दे आर डिफ्यूज्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसमें वैसा नहीं होगा जैसे सिंपल डिफ्यूजन में था कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व करेगा इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड देन इट पासेस थ्रू इट। यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगा। हेयर देयर पैसेज इज मीडिएटेड बाय द प्रोटीन्स एंड ये प्रोटीन्स इनके ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं।
One can be the simple carrier proteins and the second one can be the channel proteins. तो दो क्लासेस हैं प्रोटीन्स की, वन आर द कैरियर प्रोटीन्स एंड द अदर वन आर द चैनल प्रोटीन्स। जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनकी एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज़ कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, जिसमें कैरियर प्रोटीन जो है वो एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। ग्लूकोज जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, उसके लिए उसे पहले बाइंड करना पड़ता है विद इट्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। फिर उसके बाद इस प्रोटीन में आएगी कोई कॉन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो अंदर की तरफ रिलीज हो जाएगा। जो इस तरह का डिफ्यूजन है यूजुअली ये शुगर्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए या न्यूक्लियोसाइड्स के लिए इस तरह का डिफ्यूजन होता है, जिसमें कोई कैरियर प्रोटीन होता है और वो मीडिएट करता है इनके ट्रांसपोर्ट को। जो सेकेंड टाइप के प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड द चैनल प्रोटीन्स। जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये एक तरह से ओपन पोर्स की तरह काम करते हैं, जिनमें से एक जो मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड पर जाता है इन चैनल प्रोटीन्स में से पास करके। यहाँ भी फ्री डिफ्यूजन हो रहा है, किसी तरह की कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ये चैनल प्रोटीन्स है ये खुद में से किसी अप्रोप्रिएट साइज़ और अप्रोप्रिएट चार्ज वाले मॉलिक्यूल को ही पास करने देते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर हैविंग स्पेसिफिसिटी इन देयर रोल। जैसे कि अगर कोई सोडियम के लिए चैनल है तो वो सिर्फ सोडियम को ही अलाउ करेगा कि उसमें से सोडियम आयंस ही पास करके जा सकेंगे, क्योंकि उसका जो साइज़ होगा उसके पोर का वो सोडियम आयन के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर कोई पोटाशियम चैनल है तो उसमें से सिर्फ पोटाशियम आयंस ही पास कर सकेंगे, क्योंकि जो पोर का साइज़ है वो पोटाशियम के लिए ही अलाउेबल होगा और सोडियम के लिए अलाउड नहीं होगा। Hence it means that they are having some specificity और some selectability है। अब ये जो चैनल्स हैं ये हमेशा ही ओपन नहीं रहते हैं। कुछ चैनल्स जो होते हैं दे आर लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल्स तब ओपन होंगे जब कोई स्पेसिफिक लिगेंड, जैसे कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कोई न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरह की कोई चीज़ आकर जब बाइंड करेगी उनके साथ, तब वो ओपन होंगे। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब भी कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो ओपन होते हैं। तो दे आर, वी कैन से दैट दे आर गेटेड चैनल भी हो सकते हैं और दे कैन बी ऑलवेज ओपन चैनल्स ऑल्सो। सो नाउ लेट्स जस्ट समराइज द टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। वन वॉज द सिंपल डिफ्यूजन एंड द अदर वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। In simple diffusion, molecules are moving on their own through the plasma membrane down their concentration gradient, and they are not having a need of any type of carrier protein for allowing them to pass through the plasma membrane. And on the other hand is the facilitated diffusion, where the diffusing particles need some type of carrier protein or carrier molecule so that they can pass through the plasma membrane. In both of the diffusion mechanisms, the molecules are passing down their concentration gradient. Now the next one is the osmosis. So it's another type of transport mechanism. Osmosis जो है इसमें और डिफ्यूजन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिफ्यूजन के अंदर गैसेस भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और कोई भी तरह के सॉलिड या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग विल बी डिफ्यूजिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। लेकिन ऑस्मोसिस जो है इट इज़ अ प्रोसेस by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of higher concentration through a semi-permeable membrane. So this is what osmosis is. Osmosis के अंदर now first point that you have to remember is that molecules of a solvent are passing. They are passing from a solution of low concentration to high concentration, and it's just opposite to that what we read in the diffusion part कि जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल्दो डिफ्यूजन में भी था
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इट वाज सेमी परमिएबल, लेकिन डिफ्यूजन जैसे कि हमने जो वाटर ट्रफ वाली एग्जांपल कंसिडर की थी उस केस में किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, तो इट वाज नॉट अ नेसेसिटी कि वो सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस है यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अ रिक्वायरमेंट हेयर। Now this is a diagram that illustrates the osmosis mechanism। तो osmosis में हो क्या रहा है, जो red dotted line है it is representing the semi permeable membrane, and on the one side of the semi permeable membrane is the solution which is having a low concentration, and on the other side is the solution having higher concentration. Now what's happening is, in the second diagram, the solvent molecules have transported from the solution of low concentration to the solution of higher concentration। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, जैसे डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन। तो फर्स्ट डायग्राम में there is a semi-permeable membrane and it is separating two solutions having different concentrations। On one side is the low concentration and on the other side is the high concentration। solvent molecules low concentration से move करके जा रहे हैं towards the higher concentration। Now we have two types of osmosis, endoosmosis and exoosmosis। लेकिन endoosmosis और exoosmosis को डिटेल में करने से पहले you need to have a look at the osmotic solutions। तो we are having three kinds of osmotic solutions: isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution। जब आपको इनके मीनिंग्स क्लियर होंगे then you will know that what is endoosmosis and what is exoosmosis। तो पहले हम इनके मीनिंग्स को देखते हैं। पहली है isotonic solution। तो isotonic solution is the one that has same concentration of solutes both inside and outside the cell। जैसे कि in this diagram you can see, तो ये एक एग्जाम्पल है आइसोटॉनिक सोल्यूशन के लिए। हम आरबीसीज के एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर क्या है, आरबीसीज जो है एक ऐसे सोल्यूशन में है जितनी कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन जो है आरबीसीज के बाहर है। तो जो नेट अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर हेयर, वाटर जो है उसका जो नेट मूवमेंट होगा वो बराबर होगा, जितना आरबीसीज के अंदर जाएगा उतना ही उससे बाहर भी निकलेगा, क्योंकि जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल वो बराबर है। तो वाटर दोनों तरफ बराबर ही रहेगा क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों तरफ इक्वल है। सो दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें अंदर और बाहर सेल की दोनों तरफ सोल्यूट कंसंट्रेशन बराबर है, जिसकी वजह से जो नेट मूवमेंट है वाटर की या सॉल्वेंट की वो इट इज़ इक्वल, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। सो दिस इज़ द आइसोटोनिक सोल्यूशन। द सेकेंड वन इज़ द hypertonic solution। तो hypertonic solution is one that is having a higher solute concentration outside the cell than inside the cell। So now let's have a look at this diagram। दिस इज़ दी हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की एग्जाम्पल है, जिसमें आरबीसीज है उन्हें एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर डाला है जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर से ज़्यादा है। तो सेल्स के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब क्योंकि सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन अब क्योंकि बाहर ज़्यादा है तो वाटर सेल्स में से मूव करके बाहर की तरफ जाएगा। तो वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग अलोंग विद द सोल्यूट्स। जिस तरफ सोल्यूट ज़्यादा होते हैं वाटर हमेशा उस तरफ मूव करता है बैलेंस करने के लिए। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है आरबीसीज के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से आरबीसीज में से वाटर विदड्रॉ हो रहा है और बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल टू लोअर द सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर सेल के। तो इस वजह से जो आरबीसीज हैं वो श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि उनमें से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
The third one is the hypotonic solution. So hypotonic solution is the one that is having a higher solute concentration inside the cell than outside. Now let's have a look at this diagram. This represents the hypotonic solution. hypotonic solution ऐसा solution होगा जब RBCs जो है उन्हें ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाएगा जिसके अंदर आयनिक या सोल्यूट की कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर के कंपैरेटिवली कम है। आरबीसीज के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो सोल्यूशन है आरबीसीज के उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वाटर हमेशा उस तरफ मूव करता है जिस तरफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब क्योंकि सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, दैट इज़ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। अब जब वाटर अंदर की तरफ मूव करता जाएगा तो जो सेल्स हैं दे विल इन्फ्लेट एंड देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन जो सेल्स हैं दे विल बर्स्ट, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली अंदर फिल हो रहा है टू बैलेंस आउट द सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो दिस इज रेफर टू एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें सेल्स के अंदर के कंपैरेटिवली बाहर जो है सेल्स के जिस सॉल्यूशन के अंदर सेल्स पड़े हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, इट इज रेफर टू एज द हाइपोटोनिक solution. So we are done with the three types of solutions: the isotonic solution, hypotonic solution and the hypertonic solution. Now let us come to the point कि there are two types of osmosis, that is endoosmosis and the exoosmosis. So endoosmosis क्या है? जब भी एक सब्सटेंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर के कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से वाटर सेल्स के अंदर मूव करेगा टू बैलेंस आउट द सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल मूव इनसाइड द सेल और जो सेल्स हैं वो इन्फ्लेट हो जाएंगे एंड दे विल अल्टीमेटली बर्स्ट। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। This is referred to as the endoosmosis. So endoosmosis simply what, that is the moving in of the solvent molecules. जब solvent molecules cells के अंदर move करते हैं, it is referred to as the endoosmosis और ये हमेशा hypotonic solutions में होता है जब भी cells hypotonic solution में होते हैं। The second type of osmosis is the exoosmosis. So this is the situation when a substance is placed in a hypertonic solution. Hypertonic solution is the one जिसके अंदर जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो सेल्स के अंदर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर सेल्स में से मूव करके बाहर को जाएगा टू बैलेंस आउट द सोल्यूट कंसंट्रेशन। और ये हमेशा किस में हो रहा है? ऑलवेज इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो एक्सोस्मोसिस इज व्हाट, जस्ट द मूवमेंट ऑफ द वाटर और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल and it take place in the hypertonic solution and cells जो है वो shrink हो जाएंगे या flaccid हो जाएंगे. This is known as the exoosmosis and they will undergo plasmolysis. Endoosmosis में जब bursting हो जाती है क्योंकि water अंदर enter करता जाता है, cells की turgidity increase हो जाती है, inflate हो जाते हैं, तो they undergo deplasmolysis, that is they burst, and exoosmosis के अंदर वो shrink हो जाते हैं, it's called plasmolysis. तो एंडोऑस्मोसिस में पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि इट टेक्स प्लेस इन दी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाएंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड दे विल अंडरगो डीप्लाज्मोलाइसिस। वाइल एक्सोऑस्मोसिस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल से बाहर मूव करते हैं, सेल्स फ्लेसिड हो जाते हैं और दे श्रिंक एंड दे अल्टीमेटली अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस. So this was all about the diffusion and osmosis. Now the next part will cover the active transport mechanism. So stay tuned.